India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में चुनावों का रास्ता हुआ साफ। जम्मू कश्मीर के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की रद्द। कहा, केंद्र सरकार की परिसीमन की प्रक्रिया सही। कॉलेजियम विवाद में अटॉर्नी जनरल की अनुपस्थिति पर सुनवाई स्थगित। अब 2 मार्च को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट को 2 नए जज मिलने पर अदालत में जजों की संख्या हुई पूरी। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार को सीजेआई चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ। अब सुप्रीम कोर्ट में हैं 34 जज। जामिया हिंसा मामले में आरोपियों को आरोप मुक्त किए जाने के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस की याचिका पर नोटिस जारी। दिल्ली हाई कोर्ट ने साकेत कोर्ट की टिप्पणियों को हटाने से किया इनकार। India Legal presents Courts Roundup. जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए परिसीमन प्रक्रिया को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र चुनाव आयोग की सहमति से परिसीमन आयोग बना सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस अभय एस ओका की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। 13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर नोटिस जारी किया था। तब कोर्ट ने साफ किया था कि सुनवाई सिर्फ परिसीमन पर होगी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने से जुड़े मसले पर विचार नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में अब चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस अभय एस ओंग की बेंच ने फैसला सुनाया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के परिसीमन की प्रक्रिया को सही ठहराया गया है। श्रीनगर के रहने वाले हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मटू की याचिकाओं में कहा गया था कि परिसीमन में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, जबकि केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन और चुनाव आयोग ने इस दलील को गलत बताया था। 13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर नोटिस जारी किया था। तब कोर्ट ने साफ किया था कि सुनवाई सिर्फ परिसीमन पर होगी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने से जुड़े मामले पर विचार नहीं किया जाएगा। जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका की बेंच के सामने याचिकाकर्ता पक्ष ने दलील दी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन के लिए आयोग का गठन संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से सही नहीं है। परिसीमन में विधानसभा क्षेत्रों की सीमा बदली गई है। उसमें नए इलाकों को शामिल किया गया है। सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 कर दी गई है, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की भी 24 सीटें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को अधिकार और शक्ति है कि वो निर्वाचन आयोग की सहमति से परिसीमन आयोग यानी डिलिमिटेशन कमीशन बना सकती है। इस बाबत केंद्र सरकार ने अपने अधिकारों का उचित प्रयोग ही किया है। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट रविशंकर जंध्याला ने तर्क दिया था कि परिसीमन अभ्यास संविधान की योजना का उल्लंघन है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड श्रीराम परकट के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया है कि विवादित परिसीमन अधिसूचना, जिसने 2011 की जनगणना के आधार पर जम्मू कश्मीर यूटी में परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया था, असंवैधानिक है, क्योंकि 2011 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कोई जनसंख्या जनगणना ऑपरेशन नहीं किया गया था।
सॉलिसिटर जनरल ने याचिकाकर्ता के इस तर्क का खंडन किया था कि 2019 के पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधान एक दूसरे या संवैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं थे। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि जहां तक सीटों की संख्या में वृद्धि का संबंध है, आपत्तियां उठाने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था, जिसका उपयोग नहीं किया गया था। परिसीमन आदेश अब कानून का बल प्राप्त कर चुका है। दलील में ये भी कहा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 170, 226 के बाद अगला परिसीमन प्रदान करता है। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को चुना गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम की ओर से अनुशासित नामों को मंजूरी देने में केंद्र की कथित देरी के मुद्दे पर दायर 2 याचिकाओं पर शीर्ष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के मौजूद नहीं होने की वजह से मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई और 2 हफ्ते का वक्त दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में केंद्र सरकार की ओर से देरी के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने कहा 2 मार्च को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के मौजूद नहीं होने की वजह से मामले की सुनवाई स्थगित होने पर कोर्ट ने कहा कि आपको 2 हफ्ते दे रहे हैं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के कुछ जजों के ट्रांसफर की फाइल पेंडिंग रखने पर नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट का कहना था कि हमें ऐसे फैसले लेने पर बाध्य न करें जो आपको बहुत अप्रिय लगेगा। इसके बाद से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के पेंडिंग नाम को क्लियर कर दिया। हाई कोर्ट कार्ड्स के नाम अभी भी केंद्र के पास पेंडिंग है। 3 फरवरी को हुई सुनवाई में जस्टिस एसके कौल की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की ओर से की जा रही देरी को लेकर अपनी नाराजगी जताई थी और हाई कोर्ट के जजों के तबादले में देरी को एक गंभीर मुद्दा बताया था। इस पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी ने सर्वोच्च अदालत को आश्वासन दिया कि पिछले साल दिसंबर में 5 जजों की प्रोन्नति की कॉलेजियम की सिफारिशों को केंद्र सरकार जल्द ही हरी झंडी दे देगी। उसी समय वकील प्रशांत भूषण ने एक नामित उम्मीदवार की ओर से याचिका दायर की, जिसे केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृति नहीं मिली थी। इसके बाद 6 फरवरी को 5 जजों पंकज मित्तल, संजय करोल, पीवी संजय कुमार, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और मनोज मिश्रा ने सर्वोच्च अदालत में जज बनने की शपथ ले ली थी। वैसे अब जब जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार के सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज शपथ ली है, तो 9 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जज पूरे हो गए हैं। कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र के बीच टकराव का एक महत्वपूर्ण कारण बन गई है और इस प्रणाली को विभिन्न हलकों से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेजियम सिस्टम 28 अक्टूबर 1998 को 3 न्यायाधीशों के मामले में आए सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए फैसले के जरिए प्रभाव में आया था। इस सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक पैनल नए जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करते हैं। दूसरी बार भेजने पर कॉलेजियम की सिफारिशों को मानना सरकार के लिए आवश्यक होता है। ब्यूरो रिपोर्ट। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार ने आज सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दोनों जजों को शपथ दिलाई। शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में प्रमोट होने से पहले न्यायमूर्ति बिंदल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि न्यायमूर्ति अरविंद कुमार गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इन दोनों जजों के शपथ ग्रहण करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो गई है। शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या भी 34 ही है, यानी करीब 9 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों का कोई पद खाली नहीं है। आपको बता दें कि राजेश बिंदल का मूल कैडर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है। वो 11 अक्टूबर 2021 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करते रहे थे। जस्टिस बिंदल ने 1985 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एलएलबी किया था और सितंबर 1985 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में इस पेशे में शामिल हुए थे। 22 मार्च 2006 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उन्हें प्रमोट किया गया था। वहीं अरविंद कुमार का मूल कैडर कर्नाटक उच्च न्यायालय है। 14 जुलाई 1962 को जन्मे जस्टिस कुमार 1987 में एक वकील के रूप में उन्होंने अपना काम शुरू किया।
1999 में उन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक अतिरिक्त केंद्र सरकार के स्थायी वकील के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्हें 2005 में भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा की जमानत याचिकाओं की सुनवाई 21 फरवरी तक स्थगित कर दी। दोनों ही गिरफ्तारी के बाद से अगस्त 2018 से जेल में बंद हैं। आरोपी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम या यूएपीए के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। हम संक्षेप में गए हैं, हमें कुछ समय लगेगा, इसलिए मैं आपसे मामले को गैर विविध दिन पर पोस्ट करने का अनुरोध करता हूं। जस्टिस बोस ने फिर वकील को याद दिलाया कि पिछली बार भी स्थगन की मांग की गई थी। सॉलिसिटर जनरल से जस्टिस बोस ने कहा, आपके जूनियर ने कह दिया कि आप कुछ और समय मांग रहे हैं, हमने इसे कल पोस्ट करने के बारे में सोचा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, एक संविधान पीठ कल से अगले 3 दिनों तक बैठेगी। योर लॉर्डशिप अगले मंगलवार को इस जमानत अर्जी पर सुनवाई करने पर विचार कर सकते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए 1 सप्ताह ज्यादा नहीं है। जस्टिस बोस ने जॉन से कहा, तो अगले मंगलवार को लिस्ट करते हैं। याचिकाकर्ताओं ने इतने लंबे समय तक इंतजार किया है तो वे अगले मंगलवार तक इंतजार कर सकते हैं। ये लगातार तीसरी बार है जब केंद्र सरकार की ओर से स्थगन की मांग की गई है। पिछले हफ्ते बेंच ने उम्मीद जताई थी कि आगे स्थगन नहीं लिया जाएगा। इसी तरह इससे पहले 6 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले से ही लगभग 5 साल से न्यायिक हिरासत में है। उन्होंने दिसंबर 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने उन्हें डिफॉल्ट जमानत से वंचित कर दिया, जबकि सह आरोपी सुधा भारद्वाज को यह लाभ दिया गया था। मई 2022 में हाई कोर्ट ने उनकी डिफॉल्ट जमानत से इनकार करने के आदेश पर पुनर्विचार की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। जामिया हिंसा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने 11 आरोपियों को आरोप मुक्त किए जाने के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस की याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस दौरान कोर्ट ने जांच पर ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी को हटाने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि आदेश जांच को प्रभावित नहीं करेगा। 4 फरवरी को पारित एक आदेश में साकेत अदालत ने जामिया हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की जांच के खिलाफ कुछ कड़ी टिप्पणियां की थी। दो 2019 में हुए जामिया हिंसा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने इस मामले में शर्जील इमाम, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा सहित 11 लोगों को आरोप मुक्त किए जाने के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस की याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए दिल्ली पुलिस को साकेत कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को हटाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आदेश दिया कि 2019 जामिया हिंसा मामले में शर्जील इमाम और 10 अन्य को आरोप मुक्त करने वाले निचली अदालत के फैसले में की गई टिप्पणी का आरोपियों के खिलाफ चल रही जांच या कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अदालत ने इसके बाद मामले को 16 मार्च 2023 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने तर्क दिया कि ये टिप्पणियां आगे की जांच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार उन्होंने पुलिस को जांच जारी रखने और चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति देने के लिए एक अंतरिम आदेश मांगा। निचली अदालत ने पिछले शनिवार को शर्जील समेत इन सभी आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया था। इसके अलावा साकेत कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ कड़ी टिप्पणी भी की थी। पुलिस ने निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है। साकेत अदालत ने इस मामले में सिर्फ एक ही के खिलाफ आरोप तय किए थे। साकेत कोर्ट की सत्र अदालत ने अपने 4 फरवरी के आदेश में मोहम्मद अबूजर, उमैर अहमद, मोहम्मद शोएब, महमूद अनवर, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद बिलाल नदीम, शाहजर रजा खान और चंदा यादव को भी आरोप मुक्त कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने शर्जील के खिलाफ जो चार्जशीट दायर की थी, उसके मुताबिक उसने अपने भाषणों से केंद्र सरकार के प्रति घृणा, अवमानना और अप्रसन्नता पैदा की थी, जिससे लोग भड़के
और फिर दिसंबर 2019 में जामिया में हिंसा हुई थी। शर्जील इमाम ने IIT बॉम्बे से बीटेक और एमटेक किया है, जबकि 2013 में शर्जील ने JNU में आधुनिक इतिहास में PG की डिग्री पूरी की है। शर्जील बिहार के जहानाबाद जिले के रहने वाले हैं। शर्जील के माता पिता और भाई जहानाबाद के काको में रहते हैं। अदालत 2019 जामिया हिंसा मामले में शर्जील इमाम, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा और 8 अन्य को आरोप मुक्त करने वाले साकेत अदालतों के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण वर्मा के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के चुनाव के संबंध में आप नेता शैली ओबराय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि मनोनीत सदस्य नगर निगम के मेयर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, मनोनीत सदस्य चुनाव में वोट देने के लिए नहीं जा सकते। संवैधानिक प्रावधान बहुत स्पष्ट है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 243 इसे बहुत स्पष्ट करता है। CJI चंद्रचूड़ ने दिल्ली उपराज्यपाल का प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन से कहा, मनोनीत सदस्य मतदान नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी तरह से तय है, ये बहुत स्पष्ट है मिस्टर जैन। ASG संजय जैन ने कहा, हालांकि इस पर कुछ तर्क हैं। सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने भी कहा कि यह एक विचारणीय मुद्दा है। कोर्ट ने कहा कि 16 को तय दिल्ली मेयर के चुनाव नहीं हो सकेंगे। समय के कमी के कारण बेंच आज इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकी और 17 फरवरी को इसे लेने पर सहमत हुई है। ASG ने 16 फरवरी को होने वाले चुनाव को 17 फरवरी के बाद की तारीख तक स्थगित करने पर सहमति जताई। CJI चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की पीठ के समक्ष डॉक्टर सिंघवी के पहुंचने से पहले याचिकाकर्ता की ओर से दलील देने वाले एडवोकेट शादान फरासत ने कहा कि याचिकाकर्ता 2 निर्देश मांग रहे हैं। मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिति के चुनाव अलग अलग होने चाहिए। कारोबारी गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान CJI के अध्यक्षता वाली बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि 15 फरवरी तक बताएं कि कमेटी में कौन कौन शामिल हो सकते हैं। अब कोर्ट 17 फरवरी को मामले पर सुनवाई करेगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, सेबी और दूसरी नियामक संस्थाएं इस तरह के हालातों से निपटने में पूरी तरह समर्थ हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट अपनी ओर से कमेटी का गठन करता है तो सरकार को ऐतराज नहीं है। ये कमेटी सुझाव देगी कि मौजूदा नियामक व्यवस्था को और बेहतर कैसे बनाया जाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को यह संदेश जाता है कि नियामकों को भी निगरानी तंत्र की आवश्यकता है तो इसका निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, हम सीलबंद लिफाफे में समिति के नाम सुझाएंगे। समिति में किसे शामिल किया जाए इसे ओपन कोर्ट में नहीं कह सकते। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कमेटी के लिए प्रस्तावित नामों की सूची सीलबंद लिफाफे में जमा कर दी जाए और सरकार अन्य दलीलें भी याचिकाकर्ताओं को मुहैया कराए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दिए गए नोट की गोपनीयता बरकरार रहनी चाहिए। केंद्र का कहना है कि उन्हें विशेषज्ञ समिति गठित करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन केंद्र द्वारा समिति के लिए नाम सुझाव देना चाहेंगे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। तो कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। India Legal presents Courts Roundup.